अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का काम घाटी में लगातार चल रहा है। आतंकी थोड़ी देर के लिए इस काम को बंद करते हैं और उसके बाद कभी नॉर्थ कश्मीर, कभी साउथ कश्मीर, कभी कश्मीर के किसी कोने में, कभी कश्मीर के किसी कोने में सिलेक्टिव टारगेटिंग भी हो रही है। एक ही धर्म विशेष और एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और सरकार कह रही है कि हम पर्याप्त कदम उठा रहे हैं। हर टारगेटिंग के बाद आतंकी 2-3 मारे जाते हैं और कहा जाता है कि जनाब जिसने किलिंग की थी उसे मार दिया गया है। नेता लोग वही लफ्ज जो बार बार मैं कहता हूं कि अफसोस का इजहार करते हैं, परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन जिस परिवार का व्यक्ति चला जाता है दुख वही परिवार समझता है। यह सिलसिला थम गया था, लेकिन यह सिलसिला दोबारा क्यों शुरू हुआ है, कारण क्या है और सरकार कर क्या रही है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा। सुनील जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सांबा की एक बच्ची जो केवल घाटी में नौकरी करने के लिए गई थी, उसे आतंकियों ने निशाना बनाया, वो शहीद हुई है, उसके घर पर लोग मातम मना रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर के प्रशासन की हम बात करते हैं, उन्होंने कहा कि बस अगले कुछ दिनों में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी स्टेटमेंट आता है, लेकिन जिस परिवार का परिजन चला जाता है उसका तो नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कैसे होगी? आज सुबह सुबह बड़ी ही दुखद खबर सुनने को मिली। एक बहन जो सांबा की रहने वाली थी और बच्चों को तालीम देने के लिए कुलगाम के गोपालपुरा एक स्कूल में पोस्टेड थी, आतंकवादियों ने आज उसे निशाना बनाया और उसे शहीद किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये मानवता, इंसानियत का सबसे नीच कर्म है। इससे नीचे मानवता कहाँ गिरेगी वो अब दिख नहीं रहा। ये क्रूर एक कृत्य है जिसकी हम केवल निंदा करके कोई पूर्ति नहीं कर सकते हैं, उसके जीवन को वापस नहीं ला सकते। लेकिन इसके दूसरे पक्ष में मैं आपकी नज़र लेना चाहूँगा। देखिए, एक युद्ध चल रहा है, इसे हम डायरेक्ट वार नहीं कहेंगे, कन्वेंशनल जंग नहीं कहेंगे, लेकिन एक परोक्ष युद्ध एक कंट्री के साथ चल रहा है, जिस कंट्री के पीछे और भी बाकी देशों का हाथ है। तो उन्होंने जो एक प्रायोजित आतंकवाद यहाँ पे चलाया है, मुझे लगता है कि जो आपने पूरी बात अभी मेरे सामने रखी, इसके लिए अब रूट आउट करने के लिए सरकार को या सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ गन हाथ में उठाए हुए आतंकवादियों को ही निशाना नहीं बनाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी जो इनके समर्थक हैं, जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इनके मेंटर्स हैं, जो इस आइडियोलॉजी को जन्म देने वाले हैं, उन लोगों को भी रूट आउट करना पड़ेगा। और हमें सिर्फ पाकिस्तान में बैठे हुए इनके आकाओं को ही नहीं, मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो लोग हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में यहाँ के सिटीजन होने के बाद उनके हाथों में खेल रहे हैं, एक ऐसा एलिमेंट जो पाकिस्तान के प्रायोजित एक प्रोग्राम को यहाँ पे चला रहा है। अब निशाना उसे करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सीमा पार जो लोग हैं वो तो है ही हमारे दुश्मन, जो अंदर बैठ के दुश्मन है, मुझे लगता है कि उनको रूट आउट करना पड़ेगा, उन्हें हिट करना पड़ेगा, ये एक कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। क्योंकि जो ये आतंकवाद की लड़ाई, ये एक निर्णायक दौर पे इस वक्त पहुंची हुई है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि एक स्पेसिफिक नंबर 200-300 नंबर वो कंटिन्यू यहाँ पे रखेगा और यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ के, विशेषकर हिंदू समाज के जो व्यक्ति वहाँ पे अपने बिजनेस को रेस्टोर कर रहे थे, अपनी एम्प्लॉयमेंट के कारण वहाँ पे हैं, या पीसफुल वातावरण को देखते हुए वहाँ पे अपना दोबारा से पांव जमा रहे हैं, उनको निशाना बनाकर वो ये दोबारा से अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को और भी सख्ती से, जो मैंने कहा, OGWs, सेपरेटिस्ट्स, मेंटर्स, आइडियोलॉजिस्ट्स, इनको निशाना बना के अभी रूट आउट करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा रूट आउट करने की आवश्यकता है, लेकिन क्या सुनील जी ये भी मानेंगे कि पुलिस प्रशासन हो या वहां का जिला प्रशासन हो, क्या आप उनकी विफलता मानते हैं? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि आप इस सिलसिले को रोक ही नहीं पा रहे हो। आपने भी कह दिया जंग है, इसमें ये तो होता रहेगा, लेकिन कहीं पर तो ये सिलसिला थमना चाहिए। पुलिस के बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशनों पर रहे हुए अधिकारी भी अब ये कहते हैं कि नहीं जनाब, ज्यादा हो रहा है, अब
या तो आप प्रशासनिक फेरबदल करिए, उन लोगों को लाइए जिनकी इसमें एक्सपर्टीज है, या फिर आप कोई और रास्ता निकालिए। इसमें कोई शक नहीं, मैं दोनों पक्षों में आप किसे बात करूंगा। देखिए, जो एक्सपर्ट्स है उन लोगों को तो जगह देनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का ये अभी सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ में, उन लोगों को स्पेस देनी चाहिए, और ये उससे लड़ने में भी माहिर हैं, इसको रूट आउट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। लेकिन केवल फेरबदल से ही हम चाहेंगे कि हम मानेंगे कि सिचुएशन बदलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपसे, ज़िला प्रशासन या ज़िला पुलिस बल हो, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मेरे ज़िले में कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम न हो, उसके लिए तो उसको सारा इंतजामात करने पड़ेंगे। लेकिन देखिए, मैं दोबारा से कहता हूँ, ये एक परोक्ष युद्ध चल रहा है पिछले 32 वर्षों से, एक देश के द्वारा प्रायोजित यहाँ पे ये युद्ध चल रहा है। हो सकता है कि उसने एक टाइमलाइन रखी हो, लंबे समय तक वो इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रहा हो, और इस प्रकार की छिटपुट घटनाओं से हमारे अंदर भी डिस्टर्बेंस पैदा करना चाह रहा हो। जहाँ तक बात आती है प्रशासन की, जहाँ तक बात आती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, मुझे लगता है कि जितना ये हमें प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, जितना ये मतलब कुकृत्य करने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को इससे कठोर कदम उठाने चाहिए। क्योंकि आज तक की सरकारों ने क्या किया है, उन्होंने शांति को खरीदना चाहा है, वो शांति खरीदते थे। अभी उन्हें लगा कि भाई बहुत बड़े ये यहाँ पे हादसे हो रहे हैं, लिहाजा हम जाके हाथ जोड़ें, इनके आकाओं के हाथ जोड़ें, हम ट्रैक 2 चैनल शुरू करें, हम आतंकवादियों के बड़े आकाओं को हाथ में लें, कोई सरेंडर पॉलिसी लाएं, कोई इस प्रकार लोगों को गिरफ्तार छोड़ दें। हाँ, कुछ लोगों को छोड़ दें, हम अपनी पॉलिसी सॉफ्ट करें। इस वक्त जो भारत सरकार ने सेपरेटिस्ट्स को, चाहे यासीन मलिक हो, चाहे जहूर वटाली हो, चाहे नईम खान हो, चाहे शबीर शाह हो, चाहे आसिया अंद्राबी हो, ऐसी जितनी भी बड़ी श्रृंखला हो, इनके साथ और कठोर हाथों से निपटना होगा। इसके अलावा जमात पे जो बैन लगी हुई है, मुझे लगता है कि जमात के लोगों को और सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। ये दो है। तीसरा, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, उनको मुझे लगता है कि बिल्कुल हिट करने की आवश्यकता है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो पूरा प्लान आउट करते हैं किसी भी चीज को, देखिए, आतंकवादी को रजनीवाला की किसी ने खबर तो दी होगी, उसका घर को तो पता दिया होगा, उसकी रैकी तो की होगी। वो ओवरग्राउंड वर्कर आतंकवादी से भी खतरनाक है। यहाँ के सुरक्षा बलों को चाहिए, और विशेषकर हमारा गृह मंत्रालय जिसकी इच्छा शक्ति बिल्कुल मजबूत है, उनको भी चाहिए कि ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स को आतंकवादी से भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फिर ही जाके यहां पे रुकेगा। मुझे तो लगता है जिस प्रकार से बदमाशों को निपटाया हमारे आदित्य योगीनाथ जी ने उधर यूपी में, आज बदमाश जेलों के बाहर, थानों के बाहर लाइन में खड़े हैं कि भाई हमें जेल में डालिए, वरना बाहर हमें यहां पे जीने नहीं देंगे। इसी प्रकार से हमदर्दों को, ओजीडब्ल्यूज को वही भाषा में जवाब देना चाहिए, उसी भाषा में उनसे निपटना चाहिए जिस भाषा में योगी आदित्य देंगे। तब तक ये जो तत्व यहां पे बैठा है, संरक्षण यहां के कुछ राजनीतिक पार्टियां कर रही है, चाहे फारूक अब्दुल्ला है, चाहे उमर अब्दुल्ला है, चाहे महबूबा मुफ्ती है या अन्य, तो इस कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं। इसको एक कंप्रिहेंसिव प्लान बना के चारों पक्षों को, चाहे जमात है, चाहे सेपरेटिस्ट है, चाहे आतंकवादी है, चाहे ओवरग्राउंड वर्कर है, सख्ती से निपटना चाहिए। और जहां से भी बौद्धिक संरक्षण ऐसे लोगों को मिलता है, ये तो कंट्री के अगेंस्ट वार की बात आती है ना। मैं कंट्री को ललकार रहा हूं, जिसने भी कंट्री को ललकारने की कोशिश की, मुझे लगता है कि उसकी जबान खींच के उसके हाथ में थम देनी चाहिए, फिर जाके इन चीजों पे रोक लगेगी। उस दिशा में तो भारत सरकार और हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे हम गृह मंत्रालय कहते हैं, कदम उठा चुके हैं, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अभी और सख्ती से आवश्यकता है, जो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज को करना चाहिए। सुनील जी, ये भी बताइएगा कि महबूबा मुफ्ती और जब हम उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, दोनों अपने बयानों में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने पूछताछ की है, वो ये इल्जाम लगाते हैं कि ये केंद्र सरकार इसलिए करा रही है क्योंकि हम लोग जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के नुमाइंदा हैं, हम उनकी बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती भी इसी बात को रिट्रेट कर रही हैं। और यासीन मलिक को लेकर भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यासीन मलिक को इससे ऊपर वाली अदालत में जाकर जो है अपनी अर्जी लगानी चाहिए और वहां पर गुहार लगा। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हो, मैडम महबूबा मुफ्ती जी हैं, इनको प्रोटेक्शन की चादर इन्हीं बातों से मिलती है।
कश्मीरियों का, जिन कश्मीरियों का खून इन्होंने बहाया है, जिन सिविलियंस का खून इन्होंने बहाया है, उन्हीं का सहारा लेके आज ये अपनी चोरियों को बचाना चाहते हैं। ईडी फारूक अब्दुल्ला को इसलिए पूछताछ कर रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में, मैं कहता हूं प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं, प्रूव्ड केस है, प्रूव्ड केस है। इसे तो फटाफट जेल में होना चाहिए था। ईडी को ज्यादा देर अभी इन्वेस्टिगेशन जांच नहीं करनी चाहिए, ये प्रूव्ड केस है। इसके बाद आप उमर अब्दुल्ला साहब को देखिए, आपने साथ पढ़ने वाला कोई मुंबई का एक इसका क्लास फेलो जिसको इसने जेके बैंक में यहां पे डायरेक्टर लगाया था, उस डायरेक्टर ने वेस्ट बंगाल की कंपनीज को कितना लोन दिया है और बैंकरप्ट करार दिया, हजारों करोड़, जो कश्मीर जम्मू की गरीब जनता का पैसा जेके बैंक का था। और उसी के बदले में आप देखिए मुंबई में जो इन्होंने गेस्ट हाउस जेके बैंक का खरीदा है, जो रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है, वो कहां पैसा गया। दिल्ली में मकान खरीदे गए, वो कहां पैसा आया और कहां से गया। तो ये सारी एक चेन जो चोरी की है, इसको बाहर से चादर ओढ़ना चाहते हैं कश्मीरियों का, और वो नहीं होगा। कश्मीरी ये समझ चुके हैं, कश्मीरी चाहता है कि इस वक्त गृह मंत्रालय इनसे सख्ती से निपटे, ऐसे लोगों से जिन्होंने कश्मीरियों का खून चूसा है। क्या सुनिए, नहीं, कश्मीरियों को आज गिला है कि अभी भारत सरकार इनको अच्छी तरह से नहीं पूछ रही है, इनको जेलों में पहुंचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि यासीन मलिक जिस दिन अंदर हो गया, 90% कश्मीरियों ने खुशी मनाई, 90%। वो कहते हैं उसको ऊपर वाली अदालत में जाए, उसने तो नीचे वाली अदालत में कन्फेस कर लिया कि भाई मैंने कत्ल किए हैं। तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना आपने लूज कर दिया है कि जो व्यक्ति कन्फेस भी करे और उसके लिए आप यहां पे नए वकील बन के खड़े हो जाओ? मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को, जिसने कत्ल का इल्जाम कबूल किया हो, उनकी वकालत करने वाले ऐसे राजनेताओं को, मुझे लगता है कि उससे भी, यासीन मलिक से भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए और होनी चाहिए, फिर जाके ऐसी चीजों पर बंदिश लग सकती है। कहीं खबर यह भी आई थी कि कुछ एक राजनीतिक दल हैं जिनके आज भी आतंकी संगठनों के साथ रिश्ते हैं। क्या सुनील जी, आपके कानों तक भी कोई ऐसी बात पहुंची है कि घाटी के कुछ एक राजनीतिक दल हैं जो आज भी आतंकियों का समर्थन किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं? जुनेद साहब, ये तो सेमी आतंकी संगठन है, इन्हें क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आप कहते हैं? जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको लोगों, मुझे आप बताइए, जब आप राजनेता को देखते हैं कहीं मोहल्ले में, कहीं इलाके में जाते हैं, वो किस चीज की बात करता है? वो बात करता है डेवलपमेंट की, बिजली की, पानी की, सड़क की, अस्पताल की, स्कूल की। इसी पे वोट मिलता है ना। मैंने भी 2 चुनाव लड़े हैं, इसी बात पे लड़े हैं। लेकिन जब ये चुनाव में वहां पे मोहल्लों में जाते हैं, वहां पे डेवलपमेंट की बात करके जब ये ऊपर आ जाते हैं, जहां पे उसको इंप्लीमेंट करना है, जहां पे उसको एग्जीक्यूट करना है, वहां पे पाकिस्तान की बात करते हैं, वहां पे लश्कर की बात करते हैं, वहां पे हिजबुल की बात करते हैं, वहां ये टीआरएफ के मिलिटेंटों की बात करते हैं। तो इससे बड़ा आतंकवादी और कौन हो सकता है? ये तो आतंकवादी, सेमी आतंकवादी संगठन है। इसे कहेंगे कि हम सो कॉल्ड, जिसे एक मतलब सॉफ्ट सा नाम देके एक मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, आतंकवाद इनकी देन है। जुनेद साहब, आप इसको डीपली कभी स्टडी कर लीजिए, कभी इसका विश्लेषण होना चाहिए कि कश्मीर में आतंकवाद को लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसको संरक्षण देने वाली पीडीपी है, और आज इस आतंकवाद को पुनः स्थापित करने के लिए पीएजीडी का एक ज्वाइंट जो वेंचर बना हुआ है इनका एकमात्र लक्ष्य दोबारा से इस प्रकार का डिस्टर्बेंस यहां पे, अराजकता हो और इनकी बातें बिके, मार्केट में इनकी बातें बिकनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया को भी बाइकआउट करना चाहिए ऐसी बातों को, ऐसी इनकी अल्फाज को। हाँ, पॉलिटिकल आदमी कोई डेवलपमेंट की बात करता है, कोई देश की इंटीग्रेशन, संप्रभुता, अखंडता, एकता की बात करता है, उसको वेलकम करना चाहिए। अन्यथा मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के एक आम नागरिक से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं का बाइकआउट करना चाहिए, जो नेता देश के लिए खतरा है, जो नेता आतंकवाद की बात करते हैं, जो नेता। सुनील जी, एक चीज मुझे बताइएगा कि अगर ये सारी चीजें हैं तो आपने सरकारी बंगले भी इनको दे रखे हैं, सरकारी संरक्षण भी इनके पास है, दफ्तर भी, और सबसे कमाल की बात तो ये है कि स्टेट्स डिपार्टमेंट के पास जो बिल्डिंगें होती हैं ये प्राइवेट एकोमोडेशंस होती हैं, लेकिन उन्होंने इनके सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं। बदकिस्मती ये जुनेद साहब, भारतीय जनता पार्टी ने करना जीरो से लेके ही है। अभी देखिए, किया तो बहुत है, आप ये देख लीजिए, आप ये मान लीजिए, जो चीजें इन्होंने यहाँ पे की थी, एक एक करके आप मैं ये आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे एक सीएम सिक्योरिटी के नाम से एक सिक्योरिटी विंग खड़ा कर दिया था।
मेरे भाई को, मेरे भतीजे को, मेरे पिताजी को, मेरे मासी को, इन सबको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दी गई थी। क्यों भाई, कौन मारेगा? तुम तो आतंकवादियों की बात कर रहे हो, तुम्हें कहाँ वो मारेंगे? कौन सा संरक्षण चाहिए तुम्हें? तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको बिल्कुल थिनिंग कर दी है, वो क्लोज कर दी, वो प्रोटेक्शन ग्रुप ही, एसएचजी ग्रुप ही उसको क्लोज कर दिया है। जहां तक बात आती है बंगलोज की, जहां तक बात आती है सिक्योरिटी की या बाकी प्रिविलेजेस की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस वक्त जो केंद्र में चल रही है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का प्रशासन जो चल रहा है, आप यकीन मानिए इनकी एक एक करतूत पे इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बंगलो तो छोटा है, जिस वक्त इनको कान से पकड़ के वहां पे लिया जाएगा वहां जेलों में, उस वक्त ये सारी चीजें आपको लगेंगी कि बंगला भी छूट गया, सब कुछ छूट गया, लेकिन पहले जेल की तैयारी करें, क्योंकि दूसरा घर इनके लिए तैयार करें। इस घर से तो निकालेंगे, दूसरा घर तैयार हो, उसके लिए ईडी लगी है, उसके लिए खंगाल रही है, जो जांच एजेंसीज हैं वो तैयारी कर रही हैं, तो यहाँ से वो वहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि इसके अलावा दूसरी जगह इनके लिए नहीं है, क्योंकि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। राजनीतिक स्थान इनके लिए कुछ नहीं है। ये लोग केवल 2%, 4%, मैक्सिमम 8% लो वोट मैनेज करके जो अपने आप को कह रहे थे कि भाई हम जीत के आए हुए हैं, वो 8% लोगों ने भी इनको अब रिजेक्ट कर दिया है। इनके पास कोई जनमानस नहीं है, इनके पास कोई जनता नहीं है। ये सिर्फ ऐसी बहकी बातें करके, ऐसी गुमराह करने वाली बातें करके अपने आप को राजनीति में जीवित रखना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपके सामने सारा पिटारा खुलेगा। इवन आपने देखा होगा रूबिया सईद को भी अभी उन्होंने एजेंसीज ने बुलाया हुआ है। बाकी इनकी जितनी भी करतूतें हैं वो सामने आ जाएंगी, और इसलिए बुलाया है क्योंकि यासीन मलिक ने ये कन्फेस किया है कि जो किडनैपिंग हुई है, जो एबडक्शन उस दिन हुई है, किडनैपिंग हुई है, वो यासीन मलिक ने की है। इसके पीछे क्या तार जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस वक्त देश का गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, उसकी बेटी को कैसे उन्होंने किडनैप किया, क्या प्लानिंग बनी हुई थी, ये सारी चीजें आपके सामने। मुझे सिर्फ एक चीज बताइएगा कि महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि ये सब कुछ उन्हें तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए किया जा रहा है, और साथ में खबर ये भी आई है कि महबूबा मुफ्ती की सुपुत्री इल्तिजा मुफ्ती भी अब राजनीति में आने वाली। बहुत वेलकम है। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 2 परिवारों ने फैसला किया था कि भाई हम ही 2 परिवार इस जम्मू कश्मीर को चलाएंगे, अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली। चाहे इल्तिजा जी आए या उनकी दूसरी कोई पीढ़ी आए, उसमें किसी को कोई नई बात नहीं लगेगी, क्योंकि कल ऐसा भी लगेगा कि उमर अब्दुल्ला का बेटा भी आए तो उसमें कोई नई बात नहीं है, वो वेलकम है। लेकिन ये पारिवारिक राजनीति लोगों ने रिजेक्ट कर दी है, ये इनको भी इस वक्त पता है, क्योंकि इनको काफी जगहों से संरक्षण मिल रहा था और ये राजनीति में जीवित थे। अभी इनको इनकी काली करतूतों के नाम पे इनको मुझे लगता है कि जेल के ही दरवाजे दिखेंगे। जहां तक बात आती है कि आप कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती जी कहती है कि मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे लगता ही नहीं कि वो अभी तंग हुई हो। वो अगर सचमुच तंग आती तो उसे पता चलता कि भाई किस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए। वो तो अभी तंग नहीं है, न ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको कभी तंग करेगी। जो एजेंसी से वो अपना काम करती है, हाँ एजेंसी से हमें गिला है, हमें गिला है। अभी एक आम नागरिक होने के नाते, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते ये गिला नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आम सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये गिला है मुझे कि जिस भाषा का उपयोग महबूबा मुफ्ती कर रही है, हमारी एजेंसीज क्यों इतनी चुप है, उसको सख्ती से निपटना चाहिए। पहले तो जेल के अंदर पहुंचा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ताकि ऐसी एनकरेजमेंट किसी दूसरे को नहीं मिले, जब मर्जी आए, जहां मर्जी आए देश के खिलाफ आप बोले। ये क्या कोई यहाँ ओपन आपने खुली कोई धर्मशाला रखी है? जो भी आए देश के खिलाफ बोलेगा। देश के खिलाफ बोलने वाले को मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बाकी देशों में कठोर से कठोर सजा है, एक फांसी तक होनी चाहिए, और ये लोग उसी के काबिल है। महबूबा मुफ्ती को कौन अभी तंग करता है? अभी तो उसको तंग किया ही नहीं है। हाँ, उसकी करतूतों पे उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सच्चाई बाहर आएगी वो उसको मुझे लगता है कि उसकी जो बाकी जीवन का उसका जो बीतना चाहिए अपना जीवन, वो उसको तय करेगा कि जेल में जाना चाहिए कि या बाहर रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा। आपने इनसे साफ तौर पर सुन लिया। इन्होंने ये कहा कि आतंकवादियों के समर्थकों के साथ भी वही किया जाना चाहिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडों और मवालियों के साथ किया। और दूसरा ये कहा कि राजनीति में कोई भी आए, पारिवारिक पार्टियों का इतिहास यही रहा है कि परिवार का कोई भी सदस्य आगे आकर राजनीति कर सकता है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि हमें एजेंसियों से ये गिला है कि आप अभी तक
इन लोगों के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे जिस सख्त कार्रवाई को ये लोग डिजर्व करते हैं।